हेलो बच्चों। हम लोग तंत्रिका तंत्र जो है वो पढ़ रहे हैं ना। तो तंत्रिका तंत्र के अंदर हम लोगों ने तंत्रिका तंत्र के दोनों प्रकार पढ़ लिए हैं कि पहला प्रकार होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा हमारा जो प्रकार होता है वो हमारा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, है ना। तो उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। अभी हम लोग देखेंगे कि जो तंत्रिका तंत्र है उसके संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है, मतलब इसका निर्माण किससे होता है। संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई का होने का मतलब ही है कि जो भी चीज है वो जो भी तंत्र है वो एक पर्टिकुलर थिंग से बनी हुई है। लाइक हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है ना। छोटी छोटी कई कोशिकाएं मिलकर हमारा शरीर बनाती है। तो हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका है ना। तो उसी तरह से तंत्रिका तंत्र जो होता है उसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, मतलब जितना भी तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड काम होता है और तंत्रिका तंत्र की जो संरचना निर्मित होती है वो किससे होती है? तंत्रिका कोशिका से। किससे? तंत्रिका कोशिका से, जिसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। नहीं दिख रहा है यहाँ पर? ये न्यूरॉन। ठीक है। तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्लस एक टॉपिक इस तंत्रिका तंत्र के अंदर रह रहा है कि जो आवेग संचरण होता है वो किस तरीके से होता है। तो ये दो टॉपिक जो है हमारे सेकंड चैप्टर के तंत्रिका तंत्र से संबंधित रह रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका की संरचना क्या होती है, कैसी होती है? तो सबसे पहले अगर आपको तंत्रिका कोशिका के बारे में पूछा जाता है तो आप उसके बारे में लिखेंगे कि तंत्रिका कोशिका वो कोशिकाएं हैं, वह कोशिकाएं हैं जिनके माध्यम से तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। मतलब किसी भी तंत्रिका तंत्र, चाहे वो केंद्रीय ले लो चाहे वो परिधीय ले लो, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है? हमारी तंत्रिका कोशिका होती है। अब इसकी संरचना के बारे में देखेंगे तो तंत्रिका कोशिका के दो भाग हम पढ़ते हैं। पहला होता है कोशिका काय और दूसरा होता है तंत्रिका प्रवर्ध। ठीक है। तो सबसे पहले आता है कोशिका काय। कोशिका काय आप जो देख रहे हो, सेल बॉडी, ये बीच वाला हिस्सा है ना। ये जो बीच वाला हिस्सा होता है इसी को हम क्या कहते हैं? कोशिका काय कहते हैं। ये मैंने काय लिखा है, तंत्रिका काय के नाम से भी जाना जाता है। दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं, कोशिका काय, तंत्रिका काय। ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है देखो, बीच में पाया जाता है एक केंद्रक। ठीक है। क्या पाया जाता है? कोशिका काय कह रहे हैं, कोशिका है एक तरीके से ये, तो बीच में तो पाया जाता है इसके केंद्रक। फिर यहाँ पे क्योंकि कोशिका है तो कोशिका द्रव्य भी होगा, लेकिन इसके द्रव्य को हम क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य नहीं कहेंगे, हम इसको बोलेंगे तंत्रिका द्रव्य। क्या बोलेंगे? तंत्रिका द्रव्य। ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर छोटे छोटे जो है कण पाए जाते हैं। ये इन कोशिकाओं की विशेषता होती है। ये कण सिर्फ तंत्रिका कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जिन्हें बोला जाता है नीसेल कण। क्या बोला जाता है? नीसेल कण बोला जाता है। तो ये निसेल कण पाए जाते हैं। तो क्या क्या पाया जाता है? केंद्रक, तंत्रिका द्रव्य, निसेल कण और महीन तंत्रिका तंतु। जो भी सूचना होती है वो आवेग के रूप में आती है। तो इन आवेगों का, यानी मेरे पिन चुभी, तो ये सूचना कहाँ तक जानी है? मस्तिष्क तक जानी है। तो लेके कौन जाएगा? किनके थ्रू जाएंगे? तंत्रिका तंतुओं के माध्यम से जाएंगे। तो तंत्रिका तंतु जो होते हैं, तंत्रिकाएं जो होती हैं, है ना। तो तंत्रिकाएं जो होती है वो तंत्रिका कोशिकाओं की बनी होती है और इन तंत्रिका कोशिकाओं में छोटे छोटे धागे जैसे स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिन्हें तंतुक कहा जाता है। तंत्रिका तंतुक कहा जाता है। तो ये तंत्रिका तंतुक सूचनाओं को भेजने का क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर धागे जैसे स्ट्रक्चर होती है जिन्हें कहा जाता है तंत्रिका तंतुक। ठीक है। तंत्रिका तंतुओं का निर्माण, ध्यान रखना, जैसे कि हम लोग बोले तंत्रिका जो तंतु होते हैं वो हाथ पे पिन चुभी, तंत्रिका तंतु जो है सूचनाओं को कहाँ लेके जाएंगे? ब्रेन या मेरुरज्जु तक लेके जाएंगे। लेकिन ये तंत्रिका तंतु बने किसके हैं? तंत्रिका कोशिका के। और तंत्रिका कोशिका क्या करती है? मिल मिलकर क्या बनाती है? मतलब एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, ऐसे जुड़कर धागे जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसे हम तंत्रिका तंतु कहते हैं। और इन तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं, जो कि सूचनाओं का आदान प्रदान करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। आगे बात समझ में तो देखो, पहला पार्ट इसका तंत्रिका काय है। काय में कौन कौन सी चीजें आती है? केंद्रक आता है, तंत्रिका द्रव्य आता है, निसेल कण आते हैं, महीन तंत्रिका तंतुक आते हैं। तो ये हमारे काय की जो स्ट्रक्चर हुई वो हुई।
ठीक है। और इसके बाद ध्यान रखना कि जैसे कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है, उसी तरह से इस काय के चारों तरफ भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली को बोला जाता है न्यूरोलीमा। क्या बोला जाएगा? न्यूरोलीमा। ये इसकी झिल्ली है। जैसे कोशिका में क्या पाई जाती है, बाहर क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है ना। तो यहाँ पर हम इसको कोशिका झिल्ली नहीं बोलेंगे, तंत्रिका झिल्ली या न्यूरोलीमा हम इसको बोलेंगे। बात समझ आ गई? तो ये हमारा हुआ काय। फिर दूसरा जो इसका पार्ट आता है तंत्रिका कोशिका का, वो आता है तंत्रिका प्रवर्ध। प्रवर्ध जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक तो दुम्राक्ष में होता है, दूसरा तंत्रिकाक्ष होता है, ठीक है। तो ऐसे जो ये जो आप काय से ये निकले हुए प्रवर देख रहे हो, ठीक है, इन्हें हम दुम्राक्ष में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुम्राक्ष में। ये क्या करते हैं, सूचना को लेंगे, लेकर कहाँ पहुंचाएंगे, इस काय को देंगे। आ रही बात समझ में? सूचना को आवेग के रूप में लेकर कहाँ तक लेके आएंगे, काय तक लाएंगे। सूचना को कहाँ तक लेके आएंगे, काय तक लेके आएंगे। कहां से लाएंगे? विभिन्न अंगों से। संवेदी जो अंग होते हैं वहां से सूचना को काय तक पहुंचाने का काम करेंगे दुम्राक्ष, ठीक है, यानी सूचना को काय तक पहुंचाया जाता है। दूसरा होता है तंत्रिकाक्ष। ये जो आप एक लंबी सी संरचना देख रहे हो, इस संरचना को हम क्या बोलेंगे? तंत्रिकाक्ष बोलेंगे। तंत्रिकाक्ष क्या करेगी? सूचना को, अब ये जो सूचना काय तक आई है, काय से क्या करेगी, सूचना को क्या करेगा, दूर ले जाने का काम करेगा। बात समझ में आ रही है? दुम्राक्ष में तो क्या कर रहे हैं, सूचना को काय तक ला रहे हैं, और जो हमारी तंत्रिकाक्ष लंबा प्रवर्ध है, ये सूचना को क्या कर रहा है, काय से दूर ले जाने का काम कर रहा है। समझ आया? फिर तंत्रिकाक्ष जो है एंड में क्या, कई शाखाओं में इस तरह से बटा हुआ होता है, ठीक है। अब इन शाखाओं का जो एंड सिरा होता है उसको सैनेप्टिक घुंडी या नोब कहा जाता है। जो तंत्रिकाक्ष होता है उसके एंड सिरे जो होते हैं वो इस तरह से बटन की जैसी स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये जो एंड सिरे हैं बटन जैसे, इन्हें हम क्या बोलेंगे, सैनेप्टिक घुंडी कहेंगे। क्या कहेंगे? सैनेप्टिक घुंडी, ठीक है। अब इस सैनेप्टिक घुंडी में क्या होता है, जैसे ये एक सैनेप्टिक घुंडी है, इसके अंदर गोल गोल संरचनाएं पाई जाती है, यानी मतलब ऐसे गोल संरचना होती है और उसमें कुछ रसायन पाए जाते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये जो गोल गोल संरचना है किसके अंदर उपस्थित है, इस सैनेप्टिक घुंडी के अंदर। ये आप जो गोले देख रहे हो, ये जो गोले हैं इन्हें सैनेप्टिक पुट्टिका कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सैनेप्टिक घुंडी में स्थित गोलाकार संरचना सैनेप्टिक पुट्टिका, जिसके अंदर जो ये रसायन भरा हुआ है उसे कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या पाए जाते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। आपको एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, जैसे कि ग्लाइसिन यानी गाबा कहते हैं, GABA। फिर आता है सेरोटोनिन, हिस्टामिन। ये जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। जो भी सूचना, जैसे पिन चुभी तो जो सूचना आई वो आवेग के रूप में आती है, यहाँ तक तो काय में भी आवेग के रूप में, विद्युत आवेग के रूप में आती है, यहाँ पर भी आवेग के रूप में आती है। लेकिन जब ये यहाँ पहुंच जाती है तो सूचना किस रूप में चेंज हो जाती है, रासायनिक रूप में। और वह रासायनिक रूप क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स ही है, ठीक है, रासायनिक रूप में परिवर्तित हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये जो सैनेप्टिक घुंडी होती है ये इस तरीके से वो अन्य कोशिका के दुम्राक्ष में से जुड़ी होती है। मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर एक और कोशिका लगी हुई है, सेकंड तंत्रिका कोशिका इस तरीके से उपस्थित है। ये काय हो गया और ये पीछे इसके तंत्रिकाक्ष हो गया, है ना। तो ये फर्स्ट तंत्रिका कोशिका है और ये सेकंड तंत्रिका कोशिका है। तो पहले वाली जो कोशिका है उसका तो कौन सा एंड, तंत्रिकाक्ष का साइनेप्टिक घुंडी वाला एरिया, और जो सेकंड हमारी तंत्रिका कोशिका है उसकी कौन सा हिस्सा, दुम्राक्ष में। जिस हिस्से पर जुड़ते हैं, यानी ये यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, इसे हम बोलेंगे संधि स्थल। क्या बोलेंगे, संधि स्थल। जो भी सूचना होती है वो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर उपस्थित है ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, इस संधि स्थल में जो दुम्राक्ष में जुड़े हुए हैं दूसरी कोशिका से। यानी ये कोशिका जो सूचना लाई यहाँ पर आई, इसको ये दुम्राक्ष में लिए, ये आवेग के रूप में लिए, यहाँ से स्थानांतरित हुई, यहाँ से स्थानांतरित होकर न्यूरोट्रांसमीटर में आ गई है ना सूचना, रासायनिक रूप में आ गई। फिर यहाँ से ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कहाँ जाते हैं, वो यहाँ पर
जो नेक्स्ट तंत्रिका कोशिका है उसके दुम्राक्ष के अंदर क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं और वापस क्या होते हैं, आवेग रूप में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि संधि स्थल या साइनेप्सिस किसे कहते हैं। तो संधि स्थल या साइनेप्सिस का मतलब यही है कि एक कोशिका का तो अंतिम सिरा क्या है, सिनेप्टिक घुंडी, और दूसरी कोशिका का क्या होगा, ये दुम्राक्ष वाला हिस्सा जिस स्थान पे जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं, हम संधि स्थल कहते हैं। बात समझ आ गई। तो ये संधि स्थल होता है। फिर देखो तंत्रिकाक्ष जो होता है उसके ऊपर कुछ कोशिकाएं पाई जाती है इस तरीके से, तंत्रिकाक्ष के ऊपर इन्हें क्या कहा जाता है, स्वान कोशिका कहा जाता है। क्या होता है, स्वान कोशिका। अब ये स्वान कोशिका क्या करती है, वसा को क्या करती है, वसा का निर्माण करती है। तो वसा एक परत के रूप में इस तरीके से क्या हो जाता है, जम जाता है। ठीक है, तो ये कौन रिलीज कर रहा है, स्वान कोशिका। तंत्रिकाक्ष है, तंत्रिकाक्ष के इस तंत्रिकाक्ष के ऊपर स्वान कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन स्वान कोशिकाओं के द्वारा एक वसा युक्त परत का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो ये वसा युक्त जो परत होती है इस तरीके से जमती जाती है, तो ये वसा युक्त परत को हम बोलेंगे माइलिन आच्छंद या मज्जा आच्छंद। बात समझ में आ रही है कि जो स्वान कोशिकाएं होती है, ये जो आप कोशिका देख रहे हो ये केंद्रक है, इसके अंदर है ना, तो ये कोशिका क्या करती है, वसामय एक परत का निर्माण करती है तंत्रिकाक्ष के ऊपर, और ये वसा युक्त जो आवरण है उसे हम मज्जा युक्त माइलिन आच्छंद या मज्जा आच्छंद कहते हैं। क्या बोलते हैं, मज्जा या माइलिन आच्छंद के नाम से जानते हैं। कुछ कोशिकाओं में उपस्थित होता है, कुछ में नहीं होता। जिनमें होता है ये माइलिन आच्छंद उनको कहेंगे मज्जा युक्त तंत्रिका, और जिनमें ये आच्छंद नहीं होगा, ये बाहर वाला आवरण नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे, मज्जा विहीन या मज्जा रहित तंत्रिका। बात समझ में आ गई कि तंत्रिकाक्ष के ऊपर स्वान कोशिका पाई जाती है। ये जो स्वान कोशिकाएं होती हैं इनके द्वारा वसा युक्त एक परत का निर्माण कर लिया जाता है इस तंत्रिकाक्ष के ऊपर ही। उस वसा युक्त आवरण को हम माइलिन आच्छंद या मज्जा आच्छंद के नाम से जानते हैं। कुछ कोशिकाओं में ये पाया जाता है तंत्रिका कोशिकाओं में, और कुछ में नहीं। जिनमें नहीं होगा उन्हें मज्जा रहित तंत्रिका कोशिका कहेंगे, और जिनमें होगा उन्हें हम मज्जा युक्त तंत्रिकाएं कहेंगे। समझ में आ गया। इसके बाद ये जो माइलिन आच्छंद होता है उसके ऊपर एक और आवरण पाया जाता है जिसे हम किस नाम से जानेंगे, तंत्रिकाच्छंद कहेंगे। क्या बोलेंगे, तंत्रिकाच्छंद। किसके ऊपर, इस मज्जा या माइलिन आच्छंद के ऊपर क्या पाया जाएगा, यानी मतलब ये मज्जा आच्छंद है, मज्जा आच्छंद के ऊपर, माइलिन आच्छंद के ऊपर जो एक और लेयर पाई जाती है, परत पाई जाती है, उसे तंत्रिकाच्छंद बोलेंगे। समझ आ गई बात। अब आप लोग ये जो स्वान कोशिका देख रहे हो यहाँ पर इस तरीके से, है ना, ये सपोज ये माइलिन आच्छंद और मज्जा आच्छंद तंत्रिका आच्छंद है इस तरीके से, ये है ना। अब यहाँ पर आप गैप देख रहे हो, खांच जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हो ये सब जगह, है ना। तो ये जो गैप होता है, ये जो खांच होती है उसे बोलेंगे रैनवियर की पर्व संधि। क्या बोलेंगे, रैनवियर की पर्व संधि। ये जो गैप दिख रहा है आपको, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारे तंत्रिका कोशिका क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो ये आपके तंत्रिका की संरचना। अब तंत्रिका तंत्र में क्लास टॉपिक रह रहा है जो कि है तंत्रिका में आवेग संचरण, वो हम फटाफट से देख लेते हैं, है ना। अभी हम लोग लास्ट जो टॉपिक है हमारे तंत्रिका तंत्र का वो पढ़ रहे हैं। देखो तंत्रिका तंत्र की कार्यकी करके टॉपिक दिया हुआ है आपकी बुक में, है ना। तो तंत्रिका तंत्र किस प्रकार कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र का काम क्या है बेटा, कि जो भी हमारे संवेदी अंग होते हैं, चाहे वो त्वचा ले लो, चाहे वो आंखें ले लो, चाहे वो जीभ ले लो, है ना, चाहे कान ले लो, तो वहां पर उपस्थित संवेदी तंत्रिकाएं, वो तंत्रिकाएं जो सूचनाओं को ग्रहण करती है ना, तो वो संवेदी तंत्रिकाएं क्या करती है, सूचना को कहाँ पहुंचाती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे बना है, मस्तिष्क और मेरु रज्जु तक, है ना। तो मस्तिष्क और मेरु रज्जु से बना है। तो ये संवेदी तंत्रिकाएं विभिन्न अंगों से उद्दीपन को, जैसे कि आवाज, रोशनी, ये सब क्या है, उद्दीपन, इनको ग्रहण करके कहाँ पहुंचाता है, तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाता है ना। तो ये काम जो है
वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है, लेकिन किस रूप में किया जाता है, सूचनाएं किस रूप में भेजी जाती है, वैद्युत रासायनिक आवेग के रूप में, या इन्हें हम तंत्रिका आवेग के नाम से भी जानते हैं। मेरे यहाँ पिन चुभी तो ये जो सूचना है वो हमारे तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क या मेरु रज्जु तक जाएगी, पहुंचाने का काम कौन करेगा, संवेदी तंत्रिकाएं करेगी। लेकिन ये जो सूचना स्थानांतरित हो रही है वो किस रूप में हो रही है, विद्युत रासायनिक आवेग के रूप में या तंत्रिका आवेग के रूप में हो रही है। वी नो दैट, ठीक है। तो तंत्रिका विद्युत रासायनिक आवेग जो होता है उसके रूप में सूचनाओं को भेजा जाता है विभिन्न अंगों से, कहां पर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है मस्तिष्क और मेरु रज्जु के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारे तंत्रिका तंत्र का काम है। तो ये किस प्रकार कार्य करता है वो हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे कि ये आवेग कैसे बनते हैं और किस तरह से पहुंचते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग 2-3 डेफिनेशंस हैं वो देख लेते हैं, फिर हम लोग जो इसके 3 स्टेप है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो तंत्रिका आवेग या हम कहें विद्युत रासायनिक आवेग क्या होते हैं। तो तंत्रिका कोशिका पर उद्दीपन के फलस्वरूप, यानी जो भी तंत्रिका कोशिका है उसको उद्दीपन मिला, जैसे कि प्रकाश मिल गया, पिन चुभ गई, कुछ भी हुआ है ना, तो उद्दीपन जब मिला तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न रासायनिक व विद्युत परिवर्तनों का योग तंत्रिका कोशिका के अंदर, जैसे ही मतलब तंत्रिका कोशिका ये हमारी होती है, इस तरीके से है ना। तो ये दुम्राक्ष में होते हैं, ये काय हो गया, ये तंत्रिकाक्ष, और ये साइनेप्टिक घुंडी एंड सिरे हैं, इस तरीके से है ना। तो जैसे ही क्या मिला, कोई भी उद्दीपन मिला, यानी कोई आवाज हो गई, कुछ प्रकाश हो गया, कुछ भी हो गया है ना, तो ये अगर मिलता है तो जैसे ही इस दुम्राक्ष पर ये सूचना पहुंची है ना, उसके बाद क्या होगा, इस तंत्रिका कोशिका के अंदर क्या होगी, कुछ रासायनिक और विद्युत परिवर्तन होंगे, ठीक है। इन जो रासायनिक परिवर्तन और विद्युत परिवर्तनों का जो योग है वही हमारा क्या कहलाएगा, तंत्रिका आवेग या विद्युत रासायनिक आवेग कहलाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा, कि कोई भी उद्दीपन मिलता है तो तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका कोशिकाओं में कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं, कुछ विद्युत परिवर्तन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों का योग ही हमारा, और हम इसको कार्य की योग भी इंक्लूड कर सकते हैं कि जो काम करने की प्रक्रिया, नॉर्मल जो काम हो रहा था उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो हम यहाँ कहेंगे कि उत्पन्न कार्य की रासायनिक व विद्युत परिवर्तनों के योग को हम क्या कहते हैं, तंत्रिका आवेग कहते हैं। फिर आता है कला विभव, ये क्या चीज होती है, वर्ड्स आने वाले हैं इसलिए। तो कला विभव को देखो, सामान्य अवस्था में तंत्रिका कोशिका के झिल्ली के बाहर धनावेश होता है, मतलब कोई भी मतलब मैसेज अगर इस कोशिका को नहीं मिला है तो इसके बाहर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और अंदर की ओर ऋणावेश होता है। ये जो झिल्ली आपको दिख रही है ये कोशिका झिल्ली है और ये भी कोशिका झिल्ली है ना, तो इसके बाहर कौन सा आवेश होता है, पॉजिटिव, और अंदर कौन सा होता है, माइनस, नेगेटिव चार्ज होता है। आ रही बात समझ में। तो सामान्य अवस्था में तंत्रिका कोशिका झिल्ली के बाहर जब रेस्टिंग पीरियड होता है, मतलब किसी भी तरीके की, किसी भी तरीके का जो तो देखो, जो सामान्य अवस्था होती है उसके अंदर कोशिका झिल्ली के बाहर कौन सा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और अंदर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जिसके कारण विभव उत्पन्न होता है उस विभव को क्या कहते हैं, हम कला विभव कहते हैं। बाहर सामान्य अवस्था में बाहर पॉजिटिव चार्ज और अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से क्या होता है, एक विभव उत्पन्न होता है, उसे हम कला विभव कहते हैं। अब ये विभव क्या चीज होती है ना, ये हम समझेंगे। तो विभव जो होता है, क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत किसी भी एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यानी कोई भी एक आवेश है, चाहे वो धन आवेश हो या ऋण आवेश, ठीक है, जो एक आवेश होता है उसको एक बिंदु, मान लो ये ए है और ये दूसरा बिंदु है बी, ठीक है, तो ए बिंदु से बी बिंदु पर ले जाने के लिए क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है, ठीक है। तो ये कार्य हमारा क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। बात समझ में आ रही है। किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने के लिए जो काम किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। तो सामान्य अवस्था में पॉजिटिव बाहर होता है, अंदर नेगेटिव होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर
क्या होता है, ऐसी कंडीशन बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव आने की वजह से एक विभव उत्पन्न हो जाता है। उस विभव को हम क्या कहते हैं, कला विभव कहते हैं। तो ये जो है बेसिक डिफरेंट जो डेफिनेशंस हो गई वो हो गई हमारी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो आवेग होता है, तंत्रिका आवेग, वो किस तरह से स्थानांतरित होता है, कैसे धूम्राक्ष से काय में, काय से तंत्रिकाक्ष, मतलब धूम्राक्ष से काय में, काय से तंत्रिकाक्ष और तंत्रिकाक्ष से कैसे साइनेप्टिक घुंडी तक चेंजेस आते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि तंत्रिका के अंदर आवेग संचरण जो होता है, जो सूचना होती है, उसका स्थानांतरण किस रूप में होता है। तो सूचना का जो स्थानांतरण है वो विद्युत आवेग के रूप में होता है। ये आवेग किस तरीके से स्थानांतरित होते हैं, ये सूचना किस तरीके से जाती है, वो हम लोग देखेंगे। तो देखो यहाँ पर तंत्रिका आवेग या तंत्रिका संचरण 3 चरणों में पूरा होता है। पहला होता है ध्रुवण, दूसरा होता है विध्रुवण और तीसरा होता है पुनः ध्रुवण, ठीक है। देखो सबसे पहले तंत्रिका कोशिका जो होती है, लाइक हमारी ये तंत्रिका कोशिका है, मैं इसको यहाँ बनाती हूँ इस तरीके से। आई एम जस्ट मेकिंग अ रफ डायग्राम, है ना। ये तंत्रिका कोशिका है हमारी, ये इसके धूम्राक्ष में, ठीक। तो सबसे पहली अवस्था होती है इसमें ध्रुवण, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, यहाँ पर जो विभव होता है वो विराम कला विभव कहलाता है, जिसका मान होता है -40 MB से -90 MB के बराबर होता है ना। तो इसमें क्या होता है, जब ये ध्रुवण अवस्था तब होती है जब कोई भी उद्दीपन उस कोशिका को प्राप्त नहीं हुआ है, इस तंत्रिका कोशिका के पास कोई भी सूचना नहीं आई है, मतलब किसी भी प्रकार की सूचना नहीं आई है। तो वैसी कंडीशन में क्या होता है, इसकी ये जो कोशिका झिल्ली है, इस झिल्ली को ले रही हूं मैं, ध्यान रखना इसको, ये जो झिल्ली दिख रही है ना आपको, इसका डायग्राम बनाया है मैंने। तो ऐसी कंडीशन में ये होता है कि जो झिल्ली होती है उसके बाहर क्या होती है, सोडियम आयनों की अधिकता पाई जाती है, तो बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है। और अंदर किसकी अधिकता पाई जाती है, ये अंदर का भाग है, मतलब ये अंदर वाला हिस्सा, ये आप जो देख रहे हो ये अंदर है ना। तो अंदर जो है पोटेशियम आयन जो होती है उनकी अधिकता होती है, यानी अगर धनात्मक चार्ज की बात करें तो सोडियम पोटेशियम होता है, सोडियम पे प्लस चार्ज होता है और पोटेशियम पे भी प्लस चार्ज होता है, वी नो दैट, है ना। तो सोडियम बाहर की तरफ अधिक होता है, पोटेशियम अंदर होता है, लेकिन इसकी मात्रा कंपैरिजन टू सोडियम कम होती है। और यहाँ पर अंदर की तरफ क्या होता है, जो क्लोरीन आयन होता है Cl- होता है, उसकी क्या होती है, अधिकता होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, माइनस जो है चार्ज होता है वो अंदर की तरफ होता है झिल्ली के, और बाहर कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब इस कोशिका झिल्ली की पारगम्यता की बात करो, तो पारगम्यता का मतलब होता है कि किसी भी तत्व को आने और देने जाने की कैपेबिलिटी, मतलब अंदर से आना और जाना, ठीक है। तो ये किसके लिए ज्यादा पारगम्य होती है, इस समय शांत अवस्था में या विराम अवस्था में, जब कोई भी उद्दीपन नहीं मिला, उस समय पोटेशियम आयन के लिए अधिक पारगम्य होती है। मतलब पोटेशियम आयन जो है वो आसानी से क्या कर सकता है, बाहर जा सकता है, किसके, इस झिल्ली के बाहर जा सकता है। पंप होते हैं, छिद्र होते हैं इस तरह से, उनके माध्यम से, है ना। तो जो सोडियम होता है उसके लिए ज्यादा कैपेबल होती है ये झिल्ली। बात समझ में आ रही है कि जब विराम अवस्था में होता है, इस कोशिका को किसी भी प्रकार का उद्दीपन प्राप्त नहीं होता, तो इस जो कोशिका होती है उसकी ये जो झिल्ली आप देख रहे हो, इस झिल्ली के बाहर सोडियम आयन की क्या होती है, अधिकता, अंदर पोटेशियम, लेकिन क्लोरीन आयन अधिक होते हैं, इसलिए अंदर की तरफ माइनस चार्ज होता है और बाहर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये झिल्ली जो होती है वो पोटेशियम के लिए अधिक पारगम्य होती है, यानी पोटेशियम क्या करता है, बाहर जा सकता है, सोडियम अंदर नहीं आ सकता, ये कंडीशन वो होती है, ठीक है। और ये जो विभव होता है उस समय यहाँ जो उपस्थित विभव होता है वो विराम कला विभव कहलाता है। समझ आ गया। अब आती है सेकंड स्टेज, वो होती है विध्रुवण। विध्रुवण में क्या होता है, ये जो ध्रुवण अवस्था है वो चेंज हो जाएगी। ध्रुवण अवस्था में चेंज होने का मतलब कब होगा, जब क्या होगा, कोई बाहर से इस कोशिका को क्या प्राप्त हुआ, उद्दीपन प्राप्त हुआ, मतलब कोई भी जो सूचना है वो प्राप्त हुई, कोई आवाज होगी, कोई प्रकाश हो गया, वो सब कुछ मिल जाता है, तो उसे हम बोलेंगे उद्दीपन। तो जैसे ही उद्दीपन प्राप्त हो जाता है तो पारगम्यता परिवर्तित हो जाती है, इस कोशिका झिल्ली की पारगम्यता क्या हो जाती है, पारगम्यता चेंज हो जाती है, ठीक है। क्या चेंज होता है,
पहले किसके लिए अधिक पारगम्य थी? पोटेशियम आयन के लिए, K+ के लिए। लेकिन अब ये किसके लिए अधिक पारगम्य हो जाएगी? सोडियम आयन के लिए। आ रही बात समझ में? और पोटेशियम के लिए कम हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ये जैसे ही उद्दीपन यहाँ पर मिला, इस जगह पे मान लो क्या हुई, कोई भी सूचना मिली, कोई भी उद्दीपन प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर क्या होना शुरू हो जाएगा? अभी हम लोगों ने इस अवस्था में देखा था कि यहाँ पर पोटेशियम आयन अंदर थे और सोडियम किधर थे? बाहर। लेकिन अभी इधर क्या होना शुरू हो जाएगा? क्योंकि ये झिल्ली सोडियम आयन के लिए अधिक पारगम्य हो जाएगी, तो सोडियम ज्यादा अंदर आएंगे और पोटेशियम जो है वो कम बाहर जाएगा। आ रही बात समझ में? सोडियम आयन अधिक अंदर आएंगे, ठीक है, और पोटेशियम क्या होगा? बाहर ज्यादा जाएगा। मतलब सपोज 3 सोडियम अंदर आ रहे हैं, तो 1 पोटेशियम क्या होगा? बाहर जाएगा। यानी पॉजिटिव चार्ज जो है वो बाहर कम जा रहा है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है? ज्यादा आ रहा है। क्योंकि 3 अगर मान लो सोडियम अंदर आयन, सोडियम के आयन जो है अंदर आ रहे हैं, और पोटेशियम कितना बाहर जा रहा है? 1, तो जाने की संख्या क्या हुई? कम, लेकिन आने की संख्या क्या हो गई? ज्यादा। तो वैसी कंडीशन में अंदर कौन सा चार्ज हो जाएगा? किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? पॉजिटिव धन चार्ज की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जैसे ही उद्दीपन प्राप्त होता है, तो जो विभव है वो परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होगा? अंदर किसकी आयन, कौन सा आयन बढ़ जाएगा? धन जो आवेश है वो आ जाएगा, और बाहर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्योंकि बाहर क्या होना शुरू हो गया है? पोटेशियम आयन जो है वो कंपैरिजन टू सोडियम आयन वो क्या हो रहे हैं? कम बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पर कंडीशन उल्टी हो जाएगी। बाहर क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज हो जाएगा, और अंदर क्या हो जाएगा? धन चार्ज हो जाएगा। रीजन, क्योंकि अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ सोडियम अधिक आ रहे हैं और पोटेशियम क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। ठीक है, ये वहां होगा जहां पर उद्दीपन मिलेगा, मतलब जहां पर कोशिका में सूचना पहुंचेगी। आगे बात समझ में? अब क्या होगा? ये जो वी ध्रुवण है वो आगे पहुंचेगा, ठीक है, यानी ये जो सूचना है वो आगे पहुंचेगी। ये जो सिग्नल आया था वो अब क्या होगा? आगे स्थानांतरित होगा। तो आगे स्थानांतरित हो गया, मान लीजिए उद्दीपन जो है वो यहाँ से कहाँ चला गया? यहाँ पर आ गया। तो अब ये जो पीछे परिवर्तित हुआ था उसको वापस क्या होना है? नॉर्मल स्टेट में आना है। ठीक है, तो जब ये नॉर्मल स्टेट में आएगा तो ये स्टेट हमारी क्या कहलाएगी? पुनः ध्रुवण कहलाएगी। ठीक, बात समझ में आ रही है कि विध्रुवण वो अवस्था होती है जब क्या मिलता है? उद्दीपन प्राप्त होता है, तो उसमें पारगम्यता में परिवर्तन आ जाता है। विश्राम अवस्था में कोशिका झिल्ली किसके लिए अधिक पारगम्य थी? सोडियम के लिए। लेकिन यहाँ पर ये पारगम्यता में परिवर्तन जब आएगा तो सोडियम के लिए अधिक पारगम्य हो जाएगी, और पोटेशियम आयन के लिए क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी सोडियम आयन अधिक अंदर आएंगे कोशिका झिल्ली में, और पोटेशियम बाहर कम जाएंगे। इसकी वजह से बाहर तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके जस्ट विपरीत विश्राम अवस्था में क्या था? बाहर पॉजिटिव था, अंदर क्या था? नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर बाहर नेगेटिव हो गया और अंदर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये जो विभव उत्पन्न होता है इसे सक्रिय विभव कहते हैं, जिसका मान होता है +30 से +40 MV के बराबर। ठीक है, फिर नेक्स्ट अवस्था, जैसे ही ये सूचना है वो कोशिका में आगे स्थानांतरित हुई, तो ये जो हमारा विध्रुवण हुआ था ये वापस कौन सी अवस्था में आएगा? ध्रुवण अवस्था में। तो इसके उद्दीपन के आगे बढ़ने पर पुनः विराम अवस्था प्राप्त होती है, तो इसे हम पुनः ध्रुवण कहेंगे। ये तब पॉसिबल होगा जब वापस से पारगम्यता क्या होगी? बदलेगी। पहले किसके लिए अधिक पारगम्य था? पोटेशियम आयन के लिए। फिर बीच में किसके लिए हो गया? सोडियम के लिए। अब यहाँ पर वापस किसके लिए पारगम्यता आ जाएगी? पहली वाली अवस्था वापस लानी है तो हमको किसके लिए पारगम्य होने पड़ेगा? यहाँ पे किसके लिए अधिक पारगम्य थी झिल्ली? पोटेशियम के लिए। तो यहाँ पर भी ये किसके लिए अधिक पारगम्य हो जाएगी? पोटेशियम के लिए। और Na+ आयन का जो अंदर आना था वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल बंद हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर ये जो पोटेशियम आयन है वो अधिक क्या हो गए? बाहर जाने लग गए, और ये जो सोडियम प्लस आयन था वो अंदर आ रहा था वो क्या हो गया? बंद हो गया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में प्लस चार्ज किधर हो रहे हैं? अंदर से किधर जा रहे हैं? बाहर की ओर जा रहे हैं ना। पोटेशियम आयन किधर जा रहे हैं? तो अब ऐसी कंडीशन में पोटेशियम के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा? प्लस, क्योंकि प्लस बाहर जा रहा है अधिक, और अंदर जो सोडियम है वो नहीं आ पा रहा। सोडियम के पास भी प्लस चार्ज है तो ये नहीं आ पा रहा, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। तो पॉजिटिव चार्ज क्योंकि बाहर जा रहा है तो यहाँ अंदर क्या बढ़ जाएगा? फिर नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव तो बाहर से अंदर आ ही नहीं रहा, सोडियम तो अंदर बाहर से आ ही नहीं रहा, तो अंदर क्या हो जाएगा? वापस माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये वापस कौन सी अवस्था आ गई?
ये वाली अवस्था हो गई जिसमें विराम अवस्था में, जिसमें कि क्या होता है, बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से ये जो क्रिया होती है हमारी पुनः ध्रुवण कहलाती है, और वापस हमारे विराम कला जो विभव है वो प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा तंत्रिका तंत्र यहाँ पर कंप्लीट होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।